कथा, कहानी, किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन क्या ये निर्भरता हमेशा बनी रह सकती है? इस सवाल के अलग अलग जवाब हो सकते हैं और ऐसा ही एक जवाब सुप्रसिद्ध कथाकार एंटन चेखव ने भी दिया है। पेश है चेखव की रूसी कहानी इस दी वेनेत्सी की हिंदी प्रस्तुति तुम्हारे भरोसे। सत्तर साल के बूढ़े और कमजोर मिहाइल पेत्रोविच जोटोव की नींद तेज ठंड और जोड़ों के दर्द के कारण खुल गई। किसी जमाने में अच्छे कारीगर के रूप में लोग उसे जानते थे, लेकिन अब वो अशक्त और अकेला हो गया था। कमरे में इस समय भी अंधेरा था और सामने रखी हुई मूर्ति के आगे जला हुआ दीपक भी अब बुझ चुका था। जोटोव ने पर्दा एक तरफ सरकाया और खिड़की से बाहर की तरफ झांका। शाम को जो बादल छाए थे उनमें अब यहां वहां सफेदी दिखाई दे रही थी। हवा से धुंध हट गई थी और वो पारदर्शी लग रही थी। जोटोव ने अंदाज लगाया 5 से ज्यादा तो अभी नहीं बजे होंगे। उसने खांस कर अपना गला साफ किया और ठंड में कांपता हुआ बिस्तर से बाहर निकल आया। अपनी आदत के अनुसार वो हाथ जोड़कर मूर्ति के आगे खड़ा हो गया और काफी देर तक प्रार्थना करता रहा। वो लगातार आसमानी पिता और पवित्र मेरी के साथ साथ कई दूसरे धार्मिक नामों को भी दोहराता रहा। ये नाम किनके थे उसे इसके बारे में अब कुछ याद नहीं रह गया था। वो बस आदतन इन नामों को दोहराता रहता था। उसे अपने कमरे में झाड़ू लगाने की भी आदत बन गई थी। उसके पास 4 पांव वाला तांबे का एक छोटा सा बर्तन भी था जिसे समोवार कहते हैं। सफाई के बाद वो इसमें आग जलाकर पानी गर्म करने के लिए रख देता था। अगर जोटोव को ये आदतें न होती तो बुढ़ापे में समय काटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। छोटे से समोवार में पानी गर्म होने लगा था और उससे सूसू की आवाज निकलने लगी थी। उस तरफ देखते हुए जोटोव ने खींच कर कहा, तेरा सूसू शुरू हो गया, बस तू भिनभिनाता ही रहे, सत्यानाश हो तेरा। ठीक इसी समय उसे याद आया कि बीती रात उसे चूल्हे का सपना आया था। वो मानता था कि सपने में चूल्हे का दिखाई देना दुख और कष्ट का प्रतीक होता है। सपने और अपशकुन जैसी यही बातें उसके मन को जीवित भी रखती थीं। इस समय सपने को ध्यान में रखते हुए उसके मन में कुछ सवाल उठ रहे थे। समोवार क्यों भिनभिना रहा था? चूल्हा किस दुख की भविष्यवाणी कर रहा था? दिन की शुरुआत में ही उसे अपना सपना सच होता हुआ दिखाई देने लगा। जोटोव ने अपनी चाय की केतली में पानी डाला और तभी उसे पता चला कि घर में चाय पत्ती बची ही नहीं है। ओह, क्या जिंदगी है, वो बड़बड़ाया। काली ब्रेड के टुकड़े को मुंह में डालकर इधर उधर घुमाते हुए वह बोला, बिल्कुल कुत्ते जैसी हालत हो गई है, चाय तक नहीं है। मैं कोई गरीब किसान नहीं था भाई, मैं एक होशियार कारीगर रहा हूं, मेरा अपना घर है, कितनी बेकदरी हो गई है मेरी। अपने आप से बात करता हुआ वो खींचता रहा। फिर उसने अपना बेढंगा सा ओवरकोट पहना और अजीब से दिखने वाले गोलोश बूट में अपना पांव घुसाने की कोशिश करने लगा। इसके बाद वो बाहर आंगन में आया। ठहरी हुई ठंडी हवा सलेटी और उदास लग रही थी। आंगन में कांटे वाली झाड़ियां उग आई थीं और चारों तरफ सूखी पत्तियां पड़ी हुई थीं। पतझड़ के पाले की वजह से आंगन का रंग धुंधला गई चांदी की तरह लग रहा था। पूरा माहौल चुपचाप और रुका हुआ महसूस हो रहा था। बूढ़ा जोटोव आंगन के पास बनी सीढ़ियों पर बैठ गया और तभी हर सुबह की तरह लिस्का उसके पास आ गई। लिस्का एक बड़ी लेकिन कमजोर और उदास सी दिखने वाली कुतिया थी। उसका रंग सफेद था और उस पर बड़े बड़े काले धब्बे थे। लिस्का अपनी खराब दाईं आंख बंद करते हुए डरते डरते जोटोव के पास आई। वो इस तरह डगमगाते हुए पैर रख रही थी जैसे किसी गर्म सतह पर चल रही हो। उसकी हालत दीनहीन सी नजर आ रही थी। जोटोव ने ऐसे हाव भाव बनाए जैसे उसने लिस्का को देखा ही नहीं, लेकिन लिस्का ने हल्के से अपनी पूंछ हिलाई और उसके सामने आ गई। जैसे ही उसने जोटोव के जूते को चाटने की कोशिश की, जोटोव ने गुस्से में अपने पैर को जोर से पटका। वो चिल्लाया, अरे चल हट,
मरती भी नहीं, बेशर्म कहीं की। लिस्का एक तरफ हटकर बैठ गई और अपनी एक आंख से अपने मालिक की तरफ देखने लगी। जोटोव कड़वाहट के साथ बोले जा रहा था, शैतान की औलाद, कब तक तुम्हारी देखभाल करूंगा? उसने अपने टूटे फूटे से जानवरों के बाड़े की तरफ देखा। बाड़े की खिड़की से एक घोड़े का सिर बाहर की तरफ निकला हुआ था, जो उसी की तरफ देख रहा था। शायद अपने मालिक का ध्यान अपनी तरफ देखकर वो कुछ उत्साहित हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और बाड़े से बाहर निकल आया। घोड़ा भी लिस्का की तरह ही बेहद कमजोर और बूढ़ा नजर आ रहा था। वो डरा सहमा सा भी लग रहा था। उसके पैर सींक जैसे पतले थे, पेट पिचका हुआ था और रीढ़ की हड्डी साफ साफ दिखाई दे रही थी। सलेटी बालों वाला घोड़ा बाड़े से बाहर निकलकर चुपचाप खड़ा हो गया। ऐसा लगता था कि वो इस उधेड़बुन में है कि अब क्या किया जाए। जोटोव का चिल्लाना जारी था, तुम लोगों को मौत भी तो नहीं आती, तुम्हारा आखिरी दिन कब आएगा? मैं जानता हूं तुम्हें अब खाना चाहिए। उसके चेहरे पर दूसरों की खिल्ली उड़ाने वाली मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, मुझे पता है, कीमती लड़ाई वाले घोड़े की तरह तुम्हें भी अब शानदार ओट्स खाने के लिए चाहिए। और तू, तेज तर्रार और कीमती कुत्ते, तुझे रोटी की चिंता क्यों? तुझे तो खाने के लिए गोश्त चाहिए। जोटोव इसी तरह आधे घंटे तक झल्लाता रहा, परेशान होता रहा। आखिर में अंदर उबल रहे अपने गुस्से पर वो नियंत्रण नहीं रख पाया। उसने जोर से पैर पटका और आंगन में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा पेट भरने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है बदमाशों। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं कि अपना घर बार बेचकर तुम्हारा लालन पालन करूं। खा खा कर भी तुम हड्डी के ढांचे बने हुए हो। तुम्हें हैजा हो जाता तो कितना अच्छा होता। तुमसे मुझे फायदा क्या है? बोलो, तुम्हें तो मौत भी ले जाने से घबराती है। तुम जिंदा रहो या मरो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अब तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकता। मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता। जोटोव गुस्से में चिल्लाता रहा और लिस्का और घोड़ा चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। कहा नहीं जा सकता कि उन्हें इस बात की जरा सी भी समझ थी कि उनका मालिक उनके खाने पीने को लेकर उन्हें कोस रहा था। उनके पेट और दिनों की तुलना में कुछ और ज्यादा पिचके हुए नजर आ रहे थे। दोनों जानवर एकदम सूखे और दुखी दिखाई दे रहे थे। उन्हें चुपचाप अपनी तरफ देखता हुआ पाकर जोटोव जोर से चिल्लाया, दफा हो जाओ यहां से, मेरे घर से एकदम बाहर निकल जाओ। तुम्हें फिर यहां न देखूं। मुझे अपने आंगन में कुछ भी फालतू नहीं देखना चाहिए। निकलो बाहर। बूढ़ा जोटोव तेजी दिखाते हुए उठा। उसने गेट खोला, जमीन से एक डंडी उठाई और दोनों जानवरों को बाहर खदेड़ने लगा। घोड़े ने अपना सिर हिलाया, अपने कंधे उचकाए और लंगड़ाते हुए गेट की तरफ चल दिया। लिस्का उसके पीछे पीछे जा रही थी। दोनों बाहर सड़क पर करीब 20 कदम चले और फिर रुक गए। जोटोव उन्हें धमकाते हुए चिल्लाया, अगर वापस आए तो तुम्हारी खैर नहीं है। दोनों जानवरों को बाहर निकालकर उसने कुछ शांति महसूस की। वो आंगन में झाड़ू लगाने लगा, बीच बीच में सड़क की तरफ भी देख लेता था। दोनों जानवर बुत की तरह दूर खड़े हुए गेट की तरफ देख रहे थे। अब तुम्हें पता चलेगा मेरे बगैर तुम्हारा गुजारा कैसे होगा, जोटोव बड़बड़ा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से गुस्सा अब निकल रहा है। वो खुद से कह रहा था, कोई और तुम्हारी देखभाल करेगा तो अच्छा रहेगा। मैं तो गुस्सेबाज हूँ, कंजूस हूँ, मेरे साथ रहना तो एकदम बेकार है। अब रहो दूसरे लोगों के साथ। हाँ, जाओ जाओ। जानवरों को भला बुरा कहकर, उनकी दीनहीन दशा देखकर उसे कुछ राहत मिली। कुछ देर बाद वो आंगन से बाहर की तरफ निकला और अपनी आवाज कड़क करते हुए बोला, अब वहां क्यों खड़े हो? किसका इंतजार कर रहे हो? बीच सड़क में तुम्हारे खड़े होने से आने जाने वालों को कितनी परेशानी हो रही है पता है? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो आंगन में चलो अंदर। घोड़ा और लिस्का अपना अपना सिर झुकाए गेट की तरफ ऐसे चल पड़े जैसे कोई अपराधी हो। लिस्का ने हल्के से आवाज भी निकाली। वो सिर झुकाए हुए शायद सोच रही थी कि वो माफी के लायक नहीं है। जोटोव ने कहा,
रहने को तुम रह सकते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम जियो चाहे मरो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी समय सुबह के कोहरे के बीच से सूरज की किरणें निकल आईं। सूरज की तिरछी किरणें पतझड़ के पाले पर पड़ रही थीं। तभी उसे किसी के कदमों और बोलने की आवाज सुनाई दी। ज़ोटोव ने अपना झाड़ू एक तरफ रखा और वो आंगन से बाहर की तरफ आकर देखने लगा। उसका पड़ोसी और दोस्त मार्क इवानिच था। इवानिच की छोटे मोटे सामान की दुकान थी। ज़ोटोव अपने दोस्त की दुकान पर पहुंचने के बाद एक स्टूल पर बैठ गया। उसने एक लंबी सांस ली, अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया और फिर मौसम के बारे में बात करने लगा। मौसम के बाद दोनों दोस्त नए पादरी और फिर गांव की गायक मंडली पर चर्चा करने लगे। धीरे धीरे उनकी बातों का सिलसिला निकल पड़ा। उन्हें पता ही नहीं चला कि समय कितनी तेजी से निकल रहा था। जब दुकान में काम करने वाला लड़का उबलते हुए पानी की चाय की बड़ी केतली लेकर आया, तब दोनों चाय पीने लगे। चाय पीकर ज़ोटोव के बदन में गर्मी आ गई और वो खुश हो गया। बैठे बैठे उन्होंने 5-6 गिलास चाय पी ली। मेज पर अपनी उंगली से तबला सा बजाते हुए ज़ोटोव ने कहा, भाई इवानिच, तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। अगर तुम मुझे आज 3-4 किलो ओट्स दे दो तो। काउंटर के पीछे जहां इवानिच बैठा हुआ था, वहां से एक गहरी सांस लेने की आवाज आई। ज़ोटोव ने अपनी बात जारी रखी, बड़ी मेहरबानी होगी दोस्त। नहीं नहीं, चाय मुझे अब मत दो, लेकिन कुछ ओट्स दे दो। मुझे कहते हुए तो शर्म आ रही है, लेकिन मेरी गरीबी से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। मेरा घोड़ा बहुत भूखा है। इवानिच ने कहा, मैं तुम्हें ओट्स दे सकता हूं, क्यों नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने उन कंकालों को पाला हुआ क्यों है। उफ, अगर ये घोड़ा किसी काम का होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसकी हालत तो देखो, उसे देखकर शर्म आने लगती है। और तुम्हारा वो कुत्ता, उसमें अस्थि पंजर के अलावा है क्या? आखिर तुम उन्हें पाल क्यों रहे हो? बूढ़े ने हताश होकर कहा, तो मैं क्या करूं उनका? इवानिच अपना हाथ हिलाते हुए बोला, सच कहूं, उन्हें कसाई इग्नेट के पास ले जाओ। भाई, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उन्हें तो पहले ही उसके पास भेज देना चाहिए था। उनके लिए वही सबसे अच्छी जगह है। कुछ हिचकिचाते हुए ज़ोटोव ने कहा, तुम्हारी बात कुछ हद तक ठीक है, मतलब। इवानिच उसकी बात काटते हुए बोला, तुम रहते तो भिखारियों जैसे हो, लेकिन जानवर पालने का तुम्हें बड़ा शौक है। मुझे ओट्स देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भाई मैं आगे से ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हर दिन तुम्हें ओट्स उधार दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इस गरीबी का कोई अंत तो है नहीं। देते रहो देते रहो, ये पता है ही नहीं कि ये रुकेगा भी कि नहीं। ये कहते कहते उसका चेहरा लाल हो गया। अपनी आवाज में कड़वाहट लाते हुए इवानिच ने ज़ोटोव से फिर कहा, देखो, अगर कल तुम्हारी मौत हो जाए तब क्या होगा? तुम जीते जा रहे हो, पर किसके लिए और क्यों? तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सच बात तो यह है कि भगवान तुम्हें मारना नहीं चाहते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम किसी वृद्धाश्रम या अनाथालय में चले जाओ, वहीं शरण लो। इस बात पर ज़ोटोव कुछ नाराज हुआ। उसने कहा, कहीं और क्यों जाऊंगा? मेरे कई रिश्तेदार हैं, मेरी नातिन है। मैं। इसके बाद ज़ोटोव अपनी भतीजी कटरीना की बेटी ग्लाशा के बारे में विस्तार से बात करने लगा। वो किसी फार्म में रहा करती थी। उसने कहा, उसे मुझे रखना ही पड़ेगा। मेरा घर मेरे बाद उसी को तो मिलेगा। मैं उसके पास चला जाऊंगा। तुम ग्लाशा को तो जानते ही हो, वो कात्या की बेटी है, और कात्या मेरे भाई पेंटल की बेटी ही तो है, समझे? घर उसे मिलेगा, इसलिए उसे मुझे रखना ही पड़ेगा। इवानिच ने कहा, सच बात तो यह है कि तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कब का उसके पास चला गया होता। ज़ोटोव ने कहा, देखना, मैं भी जाऊंगा, उसे मुझे रखना ही पड़ेगा। 1 घंटे बाद जब दोनों दोस्त वोदका पी रहे थे, अचानक ज़ोटोव दुकान के बीच में खड़ा हो गया और उत्साह से बोला, मैं जाऊंगा, ऊपर वाले की कृपा रही तो मैं आज ही उसके पास चला जाऊंगा। इवानिच ने उसके समर्थन में कहा, इधर उधर भटकने और भूखों मरने से तो यही अच्छा है कि तुम जाओ। तुम्हें तो पहले ही चले जाना चाहिए था।
जोटोव कुछ अधिक ही उत्साहित था। उसने कहा, मैं तुरंत ही निकल रहा हूं। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो कहूंगा, मुझे अपने पास रखो, लेकिन मेरे साथ आदर के साथ पेश आना, समझे? ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम मेरी ढंग से देखभाल नहीं करोगे तो ना तो तुम्हें मेरा घर मिलेगा और ना ही मेरा आशीर्वाद। अच्छा भाई इवानिच, मैं अब चलता हूं। जोटोव ने एक गिलास वोदका और पिया और घर चला आया। वोदका उसके दिमाग पर चढ़ गई थी और वो ढंग से सोच नहीं पा रहा था। लेकिन आराम करने की बजाय उसने अपने कपड़ों की पोटली बनाई, छड़ी उठाई, भगवान की प्रार्थना की और बाहर निकल आया। अपनी छड़ी को जमीन पर ठकठकाता हुआ वो सड़क पर निकल आया। अब वो खुले आसमान के नीचे था। जहां उसकी नातिन रहती थी वो फार्म करीब 8 या 9 मील की दूरी पर था। वो सूखी सड़क पर चलता रहा। खेतों में पीली घास चरते हुए जानवर उसे दिखाई दे रहे थे। वो अचानक अपने बदले हुए जीवन के संबंध में विचार करने लगा, जिसके बारे में उसने आज ही निर्णय लिया था। वो अपने जानवरों के बारे में भी सोच रहा था। जब वो घर से बाहर निकला था तब उसने गेट खुला छोड़ दिया था। वो जहां चाहें वहां जाने के लिए आजाद थे। वो अभी 1 मील भी नहीं आया होगा कि उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो गुस्से से अपने हाथ मलने लगा। घोड़ा और लिस्का अपने अपने सिर झुकाए और पूंछ टांगों के बीच में दबाए चुपचाप उसके पीछे चले आ रहे थे। वो जोर से चिल्लाया, जाओ, वापस जाओ। वो दोनों रुक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर उसकी तरफ देखने लगे। उसने फिर चलना शुरू कर दिया। वो दोनों उसके पीछे चलने लगे। जोटोव रुक गया और कुछ सोचने लगा। ये तो असंभव था कि वो अपनी नातिन ग्लाशा के पास इन जानवरों को लेकर जाए। वो तो खुद भी ग्लाशा से अच्छी तरह परिचित नहीं था। वो अब वापस जाकर इन जानवरों को घर में गेट के अंदर भी नहीं बंद करना चाहता था। इसका कोई फायदा भी नहीं था। टूटे कमजोर गेट का होना ना होना एक ही बात थी। ये अपने बाड़े में भूखे मर जाएं, इससे तो अच्छा यही है कि इन्हें कसाई इग्नेट के पास ही ले जाया जाए। इग्नेट की झोपड़ी शहर के पास ही एक मैदान में बनी हुई थी। हालांकि अभी तक वो कोई निर्णय नहीं ले पाया था कि उसे क्या करना चाहिए, पर अचानक ही वो इग्नेट की झोपड़ी की तरफ मुड़ गया। उसका सिर घूम रहा था और आंखों के आगे अंधेरा सा था। कसाई खाने में क्या हुआ उसके बारे में उसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहा। उसे याद है कि वहां चारों तरफ सूख रही जानवरों की खालों की तेज दुर्गंध थी। उसके साथ ही गोभी का सूप पीते हुए इग्नेट की भी उसे याद थी। उसे लग रहा था कि वो कोई डरावना सपना देख रहा था। इग्नेट ने उसे 2 घंटे इंतजार करवाया। वो कुछ तैयारी कर रहा था और अपने कपड़े बदल रहा था। वो एक औरत से किसी जहरीले पदार्थ के बारे में बात कर रहा था। उसे याद है कि घोड़े को एक विशेष तरह के स्टैंड में खड़ा कर दिया गया। उसका सिर स्टैंड में लगाई गई लकड़ी पर रख दिया गया। फिर 2 आवाजें उसे सुनाई दी। पहली आवाज किसी हथियार से जानवर के सिर पर जोरदार चोट करने की थी। दूसरी आवाज जानवर के शरीर के जमीन पर गिरने की थी। लिस्का गुस्से में जोर से गुर्रा रही थी। जब उसने अपने दोस्त को मरते हुए देखा तो वो तेजी से इग्नेट की तरफ झपटी। उसका भौंकना भी अचानक ही बंद हो गया। उसके ऊपर भी किसी हथियार से आघात किया गया था। इसके बाद जोटोव को इतना ही याद है कि वो स्टैंड की तरफ गया तो उसे खून से सने 2 जानवरों की लाशें दिखाई दी। वो सन्न रह गया। वो धीरे धीरे स्टैंड पर चढ़ गया और उसने उस लकड़ी के ऊपर अपनी गर्दन रख दी जिस पर जानवरों को मारते समय उनका सिर रखा जाता था। उसके बाद पूरे दिन जोटोव पगलाया सा घूमता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी धुंध घुस गई थी। वो अपनी उंगलियां तक नहीं देख पा रहा था। तुम्हारे भरोसे। अभी आप एंटन चेखव की रूसी कहानी इस दी वेनेत्सी की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।